मैं हूं हैदर वहीद और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। आज हमें मोहम्मद जुबैर साहब और हफीजुल्लाह न्याजी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आजकल की सियासत और पीडीएम जो है जो एक नए जोश और एक नए वलवले के साथ बता रही है कि इस्लामाबाद पे मार्च करेगी और नए इलेक्शन जो है उनको इंश्योर कराएगी कि वो फ्री एंड फेयर है। इसमें शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में पीएमएल नून जो है वो कितनी मुतहरिक और यूनाइटेड हो सकती है और उनका बयानिया जो है वो किस तरह यूनिफाई आगे हो सकता है या नहीं। क्या इस पीडीएम में वो सब कुछ होगा जो गवर्नमेंट को टफ टाइम कम से कम दे सकता है। गवर्नमेंट को हटाना तो अब कोई हदफ नजर नहीं आता क्योंकि रेजिग्नेशन की बात नहीं की जा रही, लेकिन साथ साथ धरने की बात और इस्लामाबाद मार्च की बात जरूर की जा रही है। तो इस पे हम बात करेंगे और आगे क्या रोल होगा इस ऑपोजिशन का इन सियासी हालात में, इसकी हम बात करेंगे। हमें जुबैर साहब ने क्योंकि ज्वाइन किया तो उनसे हम शुरू करेंगे। जुबैर साहब, आपकी पार्टी के हवाले से वही अब खदशात हैं कि बयानिए दो हैं और नवाज शरीफ साहब कुछ फैसला कर नहीं पा रहे कि ये शहबाज शरीफ साहब जो ओहदे से प्रेसिडेंट ही हैं, क्या इनको प्रेसिडेंट की इज्जत मिलेगी? क्या मरियम नवाज जो हैं जो कि एक स्टार बन के उभरी हैं, क्या उनकी कैंपेनिंग और उनका जो मौक़िफ़ है मज़ाहमत का और कम से कम मुफ़ाहमत के लिए मज़ाहमत का, वो सुरखरू होगा या नहीं? यहाँ पे किस तरह से पार्टी आगे चलेगी? आगे इलेक्टेबल्स भी देख रहे हैं, पार्टी के आपके वर्कर्स हैं, वोटर हैं, मीडिया है, सब देख रहे हैं कि इस वक्त पीएमएल नून जो है वो कौन सा रुख अपनाती है। इस वक्त तो कुछ कंफ्यूजन का शिकार है, बावजूद इसके कि कराची का जलसा आपका अच्छा हुआ। आप क्या कहेंगे सर, इस वक्त जो चैलेंज फेस कर रहा है नवाज शरीफ साहब को, आपके ख्याल से कोई फैसला होने को है? और ये शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज के रिलेशनशिप जो है उसका बताइए। देखें, ये तो मेरा ख्याल है कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लोग पूरा पाकिस्तान महसूस ऐसे ही कर रहा है कि पीएमएलएन मुज़ाहमत करना चाहते हैं या हम मुफ़ाहमत करना चाहते हैं। और ये एक जो प्रोसेस है ये मैं तो उसको इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। जिस किस्म के हालात पार्टी ने फेस किए हैं पिछले दिनों से और अब भी जो हालात हैं उसमें ऐसे ही आवाज़ें आएंगी। कोई मुफ़ाहमत की बात कर रहा होगा, कोई मुज़ाहमत की बात कर रहा होगा और फिर उसको बेस्ट मेरा ख्याल डिस्क्रिप्शन यही है कि व्हाट डू वी वांट, हम चाहते क्या हैं एज अ पॉलिटिकल पार्टी गोइंग फॉरवर्ड। एक तो हम नेक्स्ट जनरल इलेक्शन जब भी वो होते हैं 2023 में होते हैं, 2022 में होते हैं, कतई नज़र उससे वी वांट अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और उसको हम इतना ज़्यादा फोकस इस वजह से करते हैं कि 2018 में जिस किस्म से का इलेक्टोरल प्रोसेस था और वो इलेक्शन की है ना मुफ़ाहमत की है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हासिल करने की है, बट वो इलेक्शन मुज़ाहमत से हासिल होंगे या मुफ़ाहमत से? मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हम आज भी चाहते हैं कि जी हमें इवन प्लेइंग फील्ड, बिकॉज आफ्टर ऑल हमने पॉलिटिक्स करनी है तो वो इलेक्शन के दिन तक पहुंचेंगे ना। आज भी हमें फ्री एंड फेयर माहौल चाहिए, इवन प्लेइंग फील्ड चाहिए। आज भी हमें वो चाहिए, नैब वो वाला नैब नहीं चाहिए जो हमारे पीछे जब तक आप टफ टाइम नहीं देंगे। नहीं, तो हम रोज़ बोलते हैं, नैब के ख़िलाफ़ बात करते हैं, हम नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस की पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस के हवाले से बात करते हैं, हम पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, हम मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं। यही चीज़ें मिल के बनती है ना इवन प्लेइंग फील्ड। ये तो नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट के पास, फवाद चौधरी के पास वो आप चीज़ें हैं जिनसे वो मीडिया को कैद कर सके। जो अप्रोच है, उनका जो एटीट्यूड है, उससे क्या कोई डर के आपको लेवल प्लेइंग फील्ड दे देगा? नहीं, देखिए, हर एक की अगेन ये तो आप हर इंडिविजुअल को ये नहीं कहते कभी भी किसी भी दुनिया में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कि जी ये एक तरीका है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन हर एक समझता है कि अपने लिहाज से इफेक्टिव कम्युनिकेशन जिसकी बदौलत हमें वो सब मिलेगा जो हम चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब का अपना तरीक़ेकार है, कोई बहुत पुरजोर तकरीर करने वाला होता है कुछ। सो मरियम नवाज बहुत भरपूर अंदाज से एक्सप्रेस करती हैं और करना भी चाहिए, और शहबाज शरीफ अपने अंदाज से करते हैं, थोड़ा सा स्पाइसी और हो गए हैं,
लेकिन बिल्कुल जैसे जैसे वक्त आएगा ये कन्फ्यूजन, एक तो देखें PMLN में बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है। मियां नवाज शरीफ आज डायरेक्शन दें कि कोई भी ऐसी बात नहीं करेगा जिससे पार्टी के बयानिए में कन्फ्यूजन होगी, तो कोई नहीं करेगा। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आप ये देखते तो ये बात क्यों नहीं हो रही अभी तक? नहीं, बिकॉज एक तरफ तो आप लोग मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ कि एक जनरल तासुर ये है, पाकिस्तान की एलीट का भी जनरल तासुर ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में डिक्टेटरशिप टाइप होता है, जो ऊपर कहती है और नीचे सब कुछ वही होता है। तो आखिर ऐसा क्या है कि मियां नवाज शरीफ मोहम्मद ज़ुबैर को शटअप कॉल क्यों नहीं दे सकते कि जी आपने बस कोई बात करनी, जी नहीं कोई दो बयानिए नहीं है, और कल से सब कुछ ऐसा नज़र आना शुरू। लेकिन सबको बिठा के, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को बिठा के आप बयानिया एक पॉइंट पर रिकंसाइल तो कर सकते हैं ना कि अब आगे स्ट्रैटेजी क्या होगी, इलेक्शन जीत सकें। Absolutely, and going forward, this is exactly what is going to happen। और आप देखेंगे क्योंकि ये सब देखें ना, या तो ये है कि हमारे पास ग्राउंड सपोर्ट नहीं है इलेक्शन जीतने की। अल्लाह का शुक्र है अभी भी ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, इवन प्लेइंग फील्ड मिले तो PMLN को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, ख़ास तौर पर पंजाब में। और पंजाब डिसाइड करता है कि जी हुकूमत कौन बनाएगा इस्लामाबाद में। तो जब आपके पास वो सपोर्ट मौजूद है, आपके पास विनिंग कैंडिडेट्स भी मौजूद हैं, और तो फिर मेरा ख्याल है इट्स एन इलेक्शन दैट वी हैव टू लूज़ रादर देन मतलब उठा के हम अपना खुद तो नहीं ख़राब कर सकते। तो सो येस, रियलाइजेशन है और बहुत से लोग इसकी कोशिश भी कर रहे हैं कि जी इस किस्म का तासुर ख़त्म हो, कि जहाँ ऐसा लगे कि जी दो डिफरेंट बयानिए हैं और हम साथ मिल के काम नहीं कर सकते। देखिए सर, प्रॉब्लम ये है कि अब वक्त थोड़ा है और आगे जो हम बात कर रहे हैं वहाँ पे मरियम नवाज क्योंकि अभी जो है वो डिस्क्वालीफाइड भी हैं इस वक्त पे, और शहबाज शरीफ साहब के पास सारे ओहदे हैं। बात शहबाज शरीफ अगर कोई करते हैं, अगर उसको पीछे पार्टी चाहे खाकान अब्बासी हो या मरियम नवाज हो, उनकी बात से वो अंडरमाइन हो जाते हैं अगर, तो नज़र यही आता है कि ये पार्टी जो है वो इस वक्त इन ऑर्डर नहीं है। और एक परसेप्शन जो था कि पार्टी मजबूत होती जा रही है, PTI तो कभी जीतेगी नहीं और PMLN का टिकट लो, वो तासुर जो है कमजोर होता जा रहा है। क्योंकि जो परसेप्शन है कि योर हाउस इज नॉट इन ऑर्डर, दैट्स द प्रॉब्लम, कि द परसेप्शन दैट योर हाउस इज नॉट इन ऑर्डर की वजह से इलेक्टेबल जो है वो सोचेंगे कि भाई अगर इनका अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट की भी इन पे जो है दस्ते शफ़क़त नहीं है, तो फिर इनके पास जो एक पॉपुलस मैंडेट है भी, वो ट्रांसलेट किस तरह करेगा सीटों में। बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं तो उन लोगों में से हूँ जो डिनाई नहीं करेंगे कि जी ये परसेप्शन बिल्टअप हुआ है और ये परसेप्शन दूर होना ज़रूरी है। पॉलिटिक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम परसेप्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन रियलिटी। तो परसेप्शन जो अभी बिल्टअप हो गया, और ये रिसेंट मंथ्स की बात है, ये हमेशा से नहीं था, एक साल पहले नहीं था जब PDM की मूवमेंट शुरू हुई है और वो पीक पर भी थी, तो देयर वाज नो कन्फ्यूजन, नो वन वाज टॉकिंग अबाउट कि जी दो बयानिए हैं या जो भी है। रिसेंट मंथ्स में एक ऐसा तासुर उभरा है और बिल्कुल रियलाइजेशन भी है कि ये आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा आगे तक बात चली गई है और इसको अब ठीक होने की ज़रूरत है ताकि एक यूनिफाइड। आई थिंक न्याजी साहब का भी इस पे व्यू पॉइंट ले लेते हैं। न्याजी साहब, कुछ तासुर ये मिलता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है पुराने खिलाड़ी हैं, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको आई थिंक ये लगता है कि खुद ही कहीं ऊँट करवट बैठ जाए, बेटा भाई को भी नाराज़ ना करना पड़े, एंड में बयानिया मेरा ही चलेगा, मैं ही कायद हूँ, वोट मेरा ही है। और ये जो इधर उधर से बातें मलिक खान साहब कुछ कह दें या कोई और कुछ कह दे, इन चीज़ों से एज सच फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन इस दौरानिए में रिजेंटमेंट्स विद इन पार्टी जो बढ़ती जा रही हैं और ये जो एक इख्तिलाफ राय है कि धड़ाबंदी में ना कहीं तब्दील हो जाए, इसका खदशा तो रहेगा। आप किस तरह से देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि ज़ुबैर साहब जो मेरे बड़े बहुत मोहतरम और करीबी दोस्त हैं और बड़ी क्लैरिटी के साथ अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं। अब मुझे बताएं कि अब आपके पास ज़ुबैर साहब ने अपनी सारी ज़हानत, फ़तानत, तालीम को इकट्ठा किया है, तो कम से कम उनका मौक़िफ़ मेरे लिए कन्विंसिंग नहीं था।
अगर मेरे लिए कन्विंसिंग नहीं है, जो कि मेरे पास उनके लिए बहुत गुंजाइश है, तो वो लोग जो कि इस तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उनके लिए क्या होगा। अब वो फरमा रहे हैं ज़ुबैर साहब के जी कन्फ्यूजन तो है। मुझे से कोई इतराज़ नहीं होता कि एक पार्टी के अंदर आपके 2 मौक़िफ़ हो या 3 मौक़िफ़ हो या 4 मौक़िफ़ हो, लेकिन मुझे इससे बिल्कुल गर्ज है कि पार्टी जब अपना एक इज्तिमाई बयानिया देती है तो वो एक ही होता है। पब्लिक के अंदर आके उसको वो टेस्ट नहीं करवाती कि वक्ती तौर पे आप इस बयानियों को ले लें और इस बयानियों को ले लें। मुझे सिर्फ जो मुझे जिसको कहना चाहिए कि जो आपका असल जो असासा है वो क़यादत नहीं होती, यानी कि तहरीक इंसाफ का असासा इमरान खान के बाद उनका वर्कर सपोर्टर है, और जरदारी साहब बिलावल भुट्टो साहब के बाद जो उनका असल असासा है वो सिंध के अंदर से वो 30 साल इलेक्टेबल नहीं है, वो उनके वर्कर सपोर्टर है। क्योंकि यही वो स्ट्रेंथ है कि जो इनके जो लीडर्स होते हैं, जो इलेक्टेबल होते हैं, उनके ऊपर एक बोझ होता है और वो उन्हीं को एक रखता है किसी सिमत में। अब ये वर्कर सपोर्टर असासा हैं, आपकी ताकत है, इसको ना कमज़ोरी समझना चाहिए, ना इसके साथ दुश्मनी करना चाहिए। अब आप फरमा रहे हैं ज़ुबैर साहब कि जी हम जब करेगा नवाज शरीफ साहब तो ये फैसला करेंगे तो हम पहुँचा देंगे। इसका मतलब है कि आप वर्कर्स को किसी जगह खातर में ही नहीं लाए। दूसरी बात यह है कि जो नवाज शरीफ साहब के बयानिया से या मरीम नवाज साहब के बयानिया से जो दूसरा बयानिया है, उनके बारे में एक तासुर जो है, जो परसेप्शन है, वो ये है कि उनकी ज़ाती कमज़ोरी है या बुज़दिली है या उनके अंदर वो जिसको कहना चाहिए कि वो रेजिलियंस नहीं है, वो परसवेरेंस नहीं है। चुनाचे वो अपने तरीके ना वो कहते हैं ना कि जिन्होंने खादियाँ गाजरा उन्होंने टिटिज पीड़, उनके अपने ज़ाती प्रॉब्लम है जो कि इन्होंने पूरी मुस्लिम नून के और जिनका 1.5 करोड़ जो आप लोग कहते हैं कि 2-2.5 करोड़ वोटर्स हो गया है, ये उसकी लाइबिलिटी बना दिया है। फिर मुझे एक चाइनीज़ को 3,000 साल पहले एक मुफक्कर आया था, वो वॉरियर भी था, जनरल भी था, ज़ुबैर साहब ने उसको घोट लिया होगा। दुनिया की हर मिलिट्री अकेडमी में पढ़ाया जाता है, सनजू की आर्ट ऑफ वॉर। वो बेशुमार उसकी हर बात जो है रटने के काबिल है। लेकिन 2 बातें जो हैं जो मैं इमरान खान साहब को भी कभी की ज़िंदगी में बताया करता था, जब वो कभी फजल रहमान साहब के पीछे पड़ जाते थे किसी और के पीछे, तो मैंने कहा जी ये 2 चीज़ों ने बताई हैं किसी भी जंग में, किसी मुकाबले कैफियत में, कि नो योर एनिमी या नो योर सेल्फ। तो संजू ने ये बात कही कि अपने आप को पहचानो और दुश्मन को पहचानो। अब इमरान खान साहब ने टेक्निकल स्पीकिंग मुस्लिम लीग का क्या बिगाड़ा है? आरटीएस इमरान खान ने डाउन किए हैं। 2014 का धरना जो है और जियो टीवी को बंद करके 40 कैप्टिव टीवी को करके जो 7-8 साल से मीडिया ट्रायल हो रहा है नवाज शरीफ साहब का, उनकी फैमिली का, इमरान खान करा रहा है। मेरे पे पाबंदी अगर किसी टीवी पे लगी हुई है तो क्या इमरान खान ने लगवाई है? इसका मतलब है कि आपको दुश्मन नहीं है। लेकिन अगर आपको दुश्मन इमरान खान नहीं है या नंबर 2 है, नंबर 1 दुश्मन कोई और है, तो क्यों नहीं उसके बारे में आप लोगों को बताते? पब्लिक नारे लगाती है तो वो दुश्मन अनईजी होता है। और यही इनकी ताकत ही पब्लिक की, बाकी तोप तफंग के आगे सियासतदान कमज़ोर होते हैं। इनकी ताकत होती है अवाम के आगे इदारे कमज़ोर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी डरता है, हमारे अस्करी इदारे भी डरते हैं। आपके पास अल्लाह ने इतनी ताकत दी है। असल में न्याजी साहब यही सवाल ज़ुबैर साहब से किया जाएगा कि ज़ुबैर साहब ये जो कंफ्यूजन है कि आधा तीतर आधा बटेर इस वक्त चल रहा है, आपका जो अप्रोच है आपकी, कि अगर आपने अवामी ताकत एक फिक्रा ऐड कर दे ताकि ज़ुबैर साहब इसको अच्छी तरह एड्रेस करें और बड़े अच्छा करेंगे कि ये मुज़ाहमत और मुफाहमत का मजाक अपने वर्कर्स के साथ ना करें। खुदा के वास्ते उनको रिलीफ दें, वो बहुत डिमोरलाइज हैं और ये डिमोरलाइज जानलेवा भी हो सकती है आपकी सियासत के लिए। की तो अब देखें ज़ुबैर साहब, प्रॉब्लम ये नहीं है कि 2 बयानियां हैं, प्रॉब्लम ये है कि 2 हों या 10 हों,
लेकिन जो डिसिप्लिन होना चाहिए एक पार्टी का, कि जब आप पब्लिक में या मीडिया में आए तो ये ना लगे कि योर हाउस इज नॉट इन ऑर्डर और आप कंफ्यूज्ड हैं और आपके रैंक्स में जो है वो डिसेंट है, ये पार्टी को कमजोर करता है और इस परसेप्शन को कमजोर करता है कि आप इलेक्शंस जीत सकते हैं। तो एक तरफ अगर आपका ताकत का सरचश्मा आपके लिए अगर अवाम ही था और मियां साहब ने बेदार करने की कोशिश की अवाम को और एस्टैब्लिशमेंट के कुछ किरदारों पे इल्जाम लगा के कोशिश की कि उनको बैकफुट पे डाला जाए कि वो इंटरफेरेंस सियासत में छोड़ दें, खान साहब का साथ छोड़ दें, तो वो भी फिर अगर लूप वॉर्म तरीके से अब किया जाए या ना किया जाए अगर, तो असर ना उसका फिर होगा और ना मफाहमत का हो पाएगा, क्योंकि मफाहमत जो है उसमें वो कहेंगे कि हम तो नवाज शरीफ साहब के भाई को तो नहीं मौका दे सकते, कल को प्राइम मिनिस्टर भाई को नहीं किसी और को बना दिया हमने, नून को जीतने दिया। तो ये एक बेसिकली जो है ना, यू आर नाइदर हियर नॉर देयर, ना घर के ना घाट के, जैसे कहते हैं। क्या कहेंगे जो नियाजी साहब बात कर रहे हैं ना, आई थिंक ही इज़ एब्सोल्युटली राइट एंड मैं एग्री करता हूँ उनसे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स, बहुत से स्टेक होल्डर्स होते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर जो है वो वर्कर्स सपोर्टर्स होते हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में जो है। और PMLN के वर्कर्स का जो मिजाज है वो पिछले 3-4 साल में बिल्कुल बदल गया है। जिस तरह मरियम नवाज़ कहती हैं ना कि PMLN का वर्कर वो अब वर्कर नहीं है जो होता था, अब उसको अपना हक छीनना आता है। सो मैंने ये बहुत दफ़ा कहा है कि द प्रेशर स्टार्ट्स टू कम फ्रॉम द वर्कर्स ऑल द वे अप टू द लीडरशिप। सो हम एक तरफ नहीं खड़े हो सकते कि कम्प्लीटली दूसरी तरफ खड़े हुए, और वर्कर सपोर्टर्स हमारे से एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट तरीके से करते हैं, लेकिन हमें वो एक ब्रिज करना होता है। और मसला एक है, और वो मसला ये है कि यहाँ मुझे नियाजी साहब की बातों से तो कोई डिसएग्रीमेंट है ही नहीं, लेकिन मसला डिफरेंट है। मसला ये है कि यहाँ हम वो खुल के बातें नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं। लोग तो ड्राइंग रूम में बैठ के वो बातें नहीं कर सकते जो हम फिर भी टीवी पर बैठ के कर लेते हैं। मैं जजेस के ख़िलाफ़ या बहुत दफ़ा मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के लिहाज से बहुत दफ़ा बात कर चुका हूँ, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान का एलीट जो है वो तो ड्राइंग रूम में बैठ के नहीं बात करता, नाम लेते हुए डरते हैं। और ज़्यादातर मीडिया चैनल्स पर इस डिस्कशन को, इस डिबेट को इनकरेज ही नहीं किया जा सकता। सिर्फ फ़र्क ये है वो इस वजह से कि हम डरते हैं। ज़ुबैर साहब, आप इन अदर वर्ड्स ये कह रहे हैं कि आपका ये बयानिया कामयाब नहीं हो सकता क्योंकि पजीराई इसको नहीं मिलेगी, अवाम डरे हुए हैं और वो इसका हाथ नहीं पकड़ेंगे इस बयान में। अवाम नहीं डरे हुए, अवाम बिल्कुल नहीं डरे हुए, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी नहीं डरे हुए, क्योंकि उनका तो देखे ना, उन्होंने तो एक्सप्रेस कर दिया वो क्यों इतने जियाले हो गए, वर्कर क्यों इस किस्म का नेचर का हो गया है, वो क्यों डिफाइंट हो गया है, क्यों रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स चाहता है, क्यों मरियम नवाज को प्रेफर करता है ओवर एवरीवन एल्स। वो इसलिए करता है कि वो समझता है कि जिन्होंने जो नंबर 1 जो इन्होंने कहा था, नियाजी साहब ने कहा था कि इमरान खान तो एक स्टूज है, एक डमी है, उसको तो हाँ मतलब कोई ऐसा डमी नहीं है कि वो ही वांट्स द बेस्ट फॉर PMLN। नफ़रत तो वो एक्सट्रीम भरी हुई है, वो तो हाथ नहीं मिलाना पसंद करता, लेकिन उसके कंट्रोल में वो सब चीज़ें नहीं हैं जो अगर एक सही डेमोक्रेटिक कंट्री में एक प्राइम मिनिस्टर के पास हों, एक अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ही वांट्स टू फिनिश PMLN, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन ही इज़ नॉट देयर यूजिंग हिज पावर्स एज अ फ्रंटल अटैक अगेंस्ट PMLN। ये तो हम सब समझते हैं, लेकिन मसला ये है कि उस जंग को लड़ने के लिए यही तो मुश्किलात हैं। ये कोई इतना आसान है? अगर इमरान खान वॉज द टारगेट तो इमरान खान को तो पछाड़ने में हमारे लिए कोई मुश्किल ही नहीं था। आज भी इमरान खान के पीछे से सीढ़ी खींच ली जाए तो इमरान खान तो गिर के ढेर हो जाएंगे। यही तो बैटल है, यही तो मुश्किल है, और यही वर्कर चाहता है। ये कोई इतना आसान नहीं है। और फिर उसमें विद इन द पार्टी मौक़िफ़ होता है डिफरेंट कि जी हम पार्टी के लिए मुश्किलात ना पैदा करें। कोई इंडिविजुअल तलाल चौधरी आके जो भी बोल के चला जाए और फिर सबको एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ेंगे, नहीं जी हमारा मतलब ये नहीं था, हमारा मतलब ये नहीं था। कोई कहता है कि जी मैंने मियाँ साहब की तो स्पीच ही नहीं सुनी तो मैं कमेंट क्या करूँ। तो या तो यूनिफाइड सारी पार्टी हो तो ठीक है, लेकिन फिर भी उन सब हालात को देख के, उन सब मुश्किलात को देख के नियाजी साहब एग्री करेंगे
कि ये हम अभी भी खड़े हुए हैं और ऑलमोस्ट इंटैक्ट हैं एज अ पॉलिटिकल पार्टी। थोड़ा सा अगर हम उसको फाइन ट्यूनिंग कर लें तो आई एम श्योर हम इसको इलेक्टोरल बैटल भी जीत सकते हैं और अपने वर्कर्स के साथ एसोसिएट भी कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ वेल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। एक ऑब्वियसली डिफिकल्ट सिचुएशन तो है, लेकिन साथ साथ जो है आप जो बेस्ट कर सकते हैं वो भी लग नहीं रहा कि अभी तक आप कर रहे हैं। अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक से वापस आके इस डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। जी नियाजी साहब, अगर आप नवाज शरीफ होते तो आप क्या करते इसको? पहले तो जो जिसको कह रहे गवर्नर जुबैर साहब ने कहा हम खड़े रहे हैं, तो हम जो खड़े रहे हैं प्लीज़ वो क्लासिफाई कर लें कि उसमें कायद आज़म, इलामा इकबाल, शहबाज शरीफ वो भी शामिल है। क्यों हम इज़ अ वेरी जनरलाइज्ड वर्ड। ये तो ठीक है कि जो कुछ आज इनकी गुज़र औकात हो रही है और जो सियासत के अंदर एक तड़का लगा हुआ है उसके अंदर कुछ लोग खड़े रहे हैं, तो अभी भी वो ताज़ीम और तकरीम अल्लाह ने इनके लिए रखी हुई है। देखें जी, मेरी एक बात पहले सुन लें। नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने। मैं ये जुबैर साहब की बात के पैराए में कर रहा हूँ। तीनों दफ़ा चंद महीनों के बाद उनकी जिल्लत, ख्वारी, रुसवाई के बंदोबस्त जो है आसमानों में हुआ और ज़मीन पर उतारा गया। पूरा वज़ीर आज़म वो है और टीवी चैनल उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। 4 दफ़ा तहरीक कादरी और इमरान खान साहब कंटेनर पर उनको गालियाँ दे रहे हैं। PMLN का एक टिक्का नहीं चल रहा और उनकी लाइव तकरीरें जो है प्राइम टाइम पे चल रही हैं। अब फ़र्ज़ किया, मैं बात मुख्तसर करता हूँ, अगर टाइम नहीं है। अब ये चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बन जाते हैं चश्मे तसव्वुर में। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी कि हमें बनने दिया जाएगा अगर हमें कॉम्प्रोमाइज़ किया, या जुबैर साहब कहते हैं कि हमें बनने दिया जाएगा हमें कॉम्प्रोमाइज़ किया तो फलां, या जो इनके अंदर मुफाहमती ग्रुप है। तो मुझे पहले ये बताएं कि चौथी दफ़ा इनसे सलूक मुख्तलिफ होगा जो इनके लिए सोचने का मुकाम है। शहबाज शरीफ साहब 30 साल से पार्टी के नंबर 2 थे और एक जहन में आता था कि खुदा न खासा नवाज शरीफ को अल्लाह ताला जिंदा रख के लंबी ज़िंदगी दे, कुछ हो गया तो खुद ब खुद जहन में आता था कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पार्टी की कमांड संभाल लेंगे। और ये बात मैंने शहबाज शरीफ साहब को मुंह पे ये बात जब वो वज़ीर आला थे तब बताई थी। अब क्या वजह है कि मरियम नवाज जिन्हें प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आज तक नहीं आई सामने, और जो कुछ है उनकी कमाई है वाले साहब के साथ फरवरी मार्च के अंदर उन्हें चंद जलसे किए थे पब्लिक में पहली दफ़ा, बाद में ज़ाहिर है कि वो एक लामतनाई सिलसिला जलसों का शुरू हो गया। क्या वजह है कि आज मुस्लिम लीग का वर्कर सपोर्टर अगर आप उसे कहें जी कि कश्मीर के अंदर या मियाँ वाली के अंदर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, आपको नवाज शरीफ चाहिए, मरियम नवाज साहबा चाहिए या शहबाज शरीफ चाहिए, मेरी पहली प्रायोरिटी है कि मेरा जलसा मरियम नवाज साहब आगे करे। क्यों? पब्लिक की ये प्रायोरिटी है कि मरियम नवाज साहब आगे करे। भाई आप लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि आप क्यों नहीं दोनों भाई बैठ के, और अब ठीक है मेरा ख्याल है आप एक सिंडिकेट बना लें, उनको अक्ल शऊर देते रहें और पार्टी को मरियम के हवाले करें कि दुल्हन वही जो पियामन भाई। जब पब्लिक की डिमांड है, पीर पगाड़े के पास गए, जुबैर साहब साथ होंगे शहबाज शरीफ साहब के साथ उनके अफसोस पे, मैं तो अखबार में पढ़ा है, ये बात पनी के साथ दुरुस्त है कि पीर पगाड़े ने कहा कि अगर बिफ्ता इस्माइल के इलेक्शन कैंपेन में आप मरियम नवाज साहबा को भेज देते, कौन कह रहे हैं जो इनकी पार्टी के नहीं हैं बल्कि इनके मुखालफिन में से टू सम एक्सटेंट, तो वो इलेक्शन आप नहीं हारते थे। अब देखें इलेक्शन हारे जीते इर्रेलेवेंट है। रेलेवेंट ये है कि आपको पार्टी को वर्कर्स को इज्जत कैसे देंगे। अब पार्टी को अगर आपने ज़लीलो ख्वार हो के लड़ झगड़ के मरियम के हवाले करनी है, नुकसान करा के करना है, 100 जूते खाने और फिर 100 गंडे खाने और फिर 100 गंडे खाने 100 जूते खाने हैं, वो भी कर ले। मैं तो ऐसा आउटसाइडर हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मुझे तो ये पता है कि इस वजह से इतनी बड़ी मूवमेंट जो 2020 में PDM ने चलाई थी, इन्हीं लड़ाइयों की वजह से हमाकतें सामने आ गई। 2019 में मौलाना फजल रहमान ने इतना बड़ा धरना दिया और जो पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम नून ने
उस धरने को फ्लॉप कराने में, नाकाम बनाने में अलाकार बने। मैं तो कहूँगा अलाकार बने, हो सकता ना बने हो, लेकिन जो आउटकम आया। फिर दूसरा आपने एक कैंपेन, ऐसी कैंपेन हम कॉलेजों यूनिवर्सिटीज़ में नहीं प्रोटेस्ट की चलाया करते थे, जो ये 2020 में इमरान खान साहब की हुकूमत, जिसके पीछे 7.5 लाख के करीब मुसल्लफ फौज है, उसको हटाने के लिए आप चक्कर में थे। देखें, आपकी ताकत इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अवाम है, और पाकिस्तान की अवाम के अंदर मैंने जितने जलसे अटेंड किए, पब्लिक के पास क्लैरिटी है। ये क्लैरिटी मुस्लिम नून भी डाले अपने दिल में। आपकी अप्रोच और आपकी पॉलिसियां ये बता रही हैं जुबैर साहब कि आप ताकत का सरचश्मा जो है अवाम के अलावा किसी को समझ रहे हैं, और जो अवाम को चाहिए, जो अवाम को इग्नाइट कर सकती है चीज़, इमेजिनेशन कैप्चर कर सकती है, और उस तरफ तवज्जो आपकी कम है। शायद सियालकोट से कुछ डसे हुए हैं आपके, सियालकोट में आपको दिखा दिया गया कि आप बड़े से बड़ा जलसा भी करवा लें, और आप जो है वो 9 दफ़ा वहाँ से इलेक्शन भी जीते हों, पंजाब का सबसे बड़ा इलेक्टेबल आपका कैंडिडेट हो, लेकिन 2018 के इलेक्शन में 16,000 वोट से आप जीते हों, जिसको आप धांधलीशुदा इलेक्शन कहते हैं, और बावजूद इसके 7,000 वोट से आप हार जाते हैं। तो क्या ये कुछ सबक था फिर जिसकी वजह से अब आप ताकत का सरचश्मा आवाम को नहीं समझ रहे? पहले तो मैं नियाजी साहब से समझना चाहूँगा, उनकी राय में मेरा वो क्या, मुझे समझ नहीं आ रही। वो मुझे कह रहे हैं कि मैं मुफाहमती ग्रुप में शामिल हूँ। नहीं, मैंने कहा लफ्ज़ बड़ा खूबसूरत होता है जब वो कहता है ना कि हम, तो मुझे पता था कि हम में मैं शायद आप शामिल हैं, मरीम नवाज साहब शामिल हैं। क्लियर कर दूं, हम के अंदर शहबाज शरीफ शामिल नहीं है। आपने एक फिक्रा कहा था कि हम, जब ये तो अच्छा। मैंने कहा जी हम के तो देखिए ये हम क्या होगा, ये नवाज शरीफ साहब इसको डिफाइन कर सकते हैं, जुबैर साहब बाकी भी शामिल हैं। फर्ज क्या मैं आपके सपोर्ट में हूं, आप मुझे कह सकते हैं कि हम, तो उसमें मैं वो देखिए नियाजी साहब माजरत देखें, इसमें रेलेवेंट बात यह कि ये फैसला किसका है, ठीक है ना। अभी जो भी हो रहा है फैसला किसका है ये, अगर फैसला मियां नवाज शरीफ साहब का है तो एग्री करता हूं, आपने बड़ा अच्छा कहा है। मुझे अब इजाजत है जी आप बिल्कुल इजाजत है। ये बस जुबैर साहब आप बता दें इन सारी चीजों का फैसला किसका है। मियां नवाज शरीफ पार्टी लीडर हैं और अनडिस्प्यूटेड लीडर है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि जी। तो फिर ये फैसला वो क्यों नहीं ले रहे, या क्लियर कट आपके ख्याल से वो हैं ऑलरेडी, हमें नहीं पता चलता? नहीं, देखें, फैसला आपके लिए बहुत आसान हो सकता है, लेकिन फैसला बहुत मुश्किल है। उन्होंने पार्टी में जो तमाम लोग हैं और ख़ास तौर पर जो सीनियर लीडरशिप है, सबको मुतमईन, सबको सेटिस्फाई भी तो करना है, सबकी तरफ देखना है। ये तो नहीं कर सकते, इतना तजर्बेकार लीडरशिप है, इतने सीनियर लोग हैं, अगर वो मुख्तलिफ राय रखते हैं आगे कोई, ठीक है सर। तो बेसिकली पार्टी को साथ भी रखना है, एक तरफा मियां साहब होना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ साहब की एक सोच है, उसको भी एक मौका देना जरूरी है। शहबाज शरीफ साहब की एक खिदमत है, उनका लिहाज करना, दिखाना जरूरी है, वो भाई भी हैं बहरहाल। तो चलें, ये कुछ मामला हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए मियां साहब अभी अटल फैसला नहीं कर रहे हैं। आप मुझे बताएं सर, अगर हम थोड़ा सा हट के देखें, आपकी सियासत पे बड़ी बात हुई, अगर हम असेस कर सकें एक ऑल्टरनेटिव सियासत जो बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी इस वक्त कर रही है, जहां पे वो सामने आके बहुत फ्रंट फुट की बातें जरूर करते हैं और पसे पर्दा बाप के साथ बैठ जाते हैं, सूबा भी बचा लेते हैं, और वहां पे कन्विक्शंस एवनफील्ड की तरह नहीं होती। और कल को इलेक्शन और इलेक्टेबल की बात कम से कम सूबा सिंध की जब होती है तो उनको सरे फहरिस्त आज देखा जा रहा है। तो उनकी अप्रोच को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी, अगेन मैं उनमें शामिल नहीं हूँ जो पीपल्स पार्टी को हर चीज़ का जिम्मेदारी उन पर डालते हैं पीडीएम के फेलियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पीपल्स पार्टी ने बहुत से फैसले ऐसे किए थे जो ओवरऑल पीडीएम के लिए अच्छे थे, लाइक इलेक्शंस, बाई इलेक्शंस में हिस्सा लेना, सेनेट के इलेक्शंस में हिस्सा लेना। पीपल्स पार्टी की बिल्कुल डिफरेंट मजबूरियाँ रही हैं, और वो सिंध को किसी सूरत भी सिंध की हुकूमत को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं थे। उनकी दानिस्त में अगर वो आज निकल जाते तो ये शायद उनके लिए बहुत ही लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसानदेह होता। हैविंग सेड दैट, जाहिर सी बात है बिलावल भुट्टो को एक चीज़ का पता है,
और वो ये है कि वो इस्लामाबाद में हुकूमत नहीं बना सकते अंडर दी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। उनकी पंजाब में तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है, केपी में और बलूचिस्तान में भी हार्डली कोई सपोर्ट है। सो सिर्फ सिंध की में सीटें जीत के तो वो बना नहीं सकते हुकूमत, और वो बनाना भी चाहते हैं। तो आप कह रहे हैं कि उसकी वजह से बाप के अलावा भी कहीं बाप की जरूरत तो नहीं पड़ेगी क्या? ये कह रहे हैं आप अगर फेडरल गवर्नमेंट चाहिए तो सिर्फ उनके वालिद साहब आसिफ जरदारी के सियासी शऊर से नहीं बनेगी, उसके लिए जो है वो सियासी बाप चाहिए। नहीं, मतलब वो उससे हुकूमत बनाएंगे, उसकी वजह से वो जोड़ तोड़ वाली जो पॉलिटिक्स जिसको आप कहते हैं, जिसमें आप ये कहते हैं कि यू वांट टू बी लुक्ड एज एन अल्टरनेटिव, एज ऑप्शन बी। अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक से वापस आके इस डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। Welcome back from the break. Ji Zubair sahab, what is the reason why People's Party cannot be brought back into PDM? Is it that People's Party actually has chosen this line कि उन्होंने फेडरल में आने के लिए बाप को खुश रखना है, या कम से कम इस हद तक नाराज नहीं करना कि सिंध हुकूमत को प्रॉब्लम हो और वगैरह, तो लिहाजा उनका हदफ है ही नहीं वोट को इज्जत देना, है ही नहीं ना, मतलब तो आप उन्हें ला के क्या करेंगे? इस तरह तो आप इमरान खान को दावत देते PDM की। उन्होंने पीडीएम को इस्तेमाल किया था अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, टू पुट द प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट एंड मेरे अपने ख्याल से, जाहिर सी बात है मेरे पास कोई सबूत नहीं है, उनको खुश करने के लिए, उनको नेगोशिएट उनसे अच्छे तरीके से करने के लिए, क्योंकि जब आप पीपल्स पार्टी बाहर आई है तो वो एक अच्छा बच्चे का तासुर दिया है कि देखें जी हम तो उस हद तक नहीं जाएंगे कि हुकूमत को गिराया जाए और असेंबलियों को अच्छे बच्चे ही पसंद होते हैं, आप ये कमाल बनाया जाए। तो वो और इसी में उनकी सियासत है, क्योंकि उनके नज़दीक अगर वो एक अच्छा बच्चा बन के आगे चलेंगे तो फिर साउथ ऑफ पंजाब में कुछ भी हो सकता है, JKT ग्रुप को इनके साथ शामिल किया जा सकता है, PMLQ को किया जा सकता है। सो ऑल दी अदर ऑप्शन जो पाकिस्तान की सियासत में होते रहे हैं, सो ये तो नहीं होता कि यहाँ सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बुनियाद पर ही हुकूमतें बनती हैं, चाहे वो 80 की दहाई ले लें, 90 की दहाई ले लें, उसके बाद ले लें। PMLN को तोड़ के PMLQ बना दिया गया था, PPP को तोड़ के PPP पैट्रियट्स बना दिया गया था, और एक आपकी हुकूमत बन गई थी 2002 में, तो और सारे केसेस माफ हो गए थे, नैब के हवाले से सब विड्रॉल हो गया था। और ठीक है, तो पीपल्स पार्टी का तो मोटिव समझ आ गया। अब देखें, प्रॉब्लम शहबाज शरीफ साहब के लिए भी ये है कि जहां बिलावल और पीपल्स पार्टी जैसे ऑल्टरनेटिव्स अगर मौजूद हैं, और सच अभी ऑल्टरनेटिव की ज़रूरत है भी या नहीं ये भी बात क्लियर नहीं है, बल्कि ज़्यादातर तो यही अभी लग रहा है कि शायद ऑल्टरनेटिव जो है वो उसकी को ढूंढा ही नहीं जा रहा, तो फिर शहबाज शरीफ साहब कहाँ आ जाते हैं? वो किस तरह फ्री एंड फेयर इलेक्शन आपको दिला सकेंगे? अगर ये जो बताया जाता है 10 ईयर प्लान, तो ये 10 ईयर प्लान डिसरप्ट किस तरह होगा अगर शहबाज शरीफ साहब की अप्रोच चलती रहे? क्योंकि आप एक चीज़ बिल्कुल भी वो इंक्लूड नहीं कर रहे अपने सारे असेसमेंट में। एक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, और एटलीस्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इज, ये जो सिटिंग गवर्नमेंट है जो इमरान खान चला रहे हैं और PTI जो जिसकी में शामिल है, उसकी डिलीवरी, उसका फेलियर इज सो स्पेक्टेकुलर कि जो मर्जी वो अहदाफ को ऊपर नीचे घुमा के लेके चले जाएं, लेकिन जो सियालकोट में भी फेलियर चल रहा था या नहीं जी? सियालकोट के इलेक्शन में भी तो फेलियर ही था ना, मतलब फेलियर से इलेक्शन का ताल्लुक इतना गहरा है जितना आप बता रहे हैं। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, वो उनको भी पता है जो कि सारे फैसला साजी करते हैं कि सियालकोट के इलेक्शन में हुआ क्या था। देखें, एक तो बाय इलेक्शन जो होते हैं ना, बाय इलेक्शन प्लीज़ अंडरस्टैंड, हमने 90% बाय इलेक्शन पंजाब में जीते हैं, और ये एक तारीख का हिस्सा है कि इससे पहले कभी भी बाय इलेक्शन रूलिंग पार्टी नहीं हारती है। जब ख़ास तौर पर 2.5 साल या 2 साल से ज़्यादा रहता हो तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कोर्ट कचहरी के मसले जो होते हैं, जो पानी प्रोवाइड करने के लिए स्कूल, मतलब कश्मीर वाली बात आप कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली होता है कि हुकूमत वक्त या जहां से फंडिंग आनी है, रिसोर्सेज आने, उसको ही सपोर्ट किया जाए, आप ये कह रहे हैं? देखा ना, जनरल इलेक्शन इज अ डिफरेंट बॉल गेम।
जनरल इलेक्शन में तो उनके लोग जाके ये नहीं कह सकते ना कि मैं आपकी रोड बना दूंगा या आपके बच्चे को दाखिला दिला दूंगा या आपका जो थाने में केस है उसको मैं विड्रॉ करवा दूंगा, वो तो नहीं कह सकते ना। और फिर उससे बड़ी बड़ी बातें भी हैं। दे लिटरली बॉट द इलेक्शंस ऑफ सियालकोट, और हमारे नज़दीक वो कुछ हुआ था जिसकी, और फिर हमारी अपनी कमज़ोरियाँ भी थी, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। लेकिन आप जो डिलीवरी की हम बात कर रहे हैं, डिलीवरी की बात कर रहे हैं कि चाहे वो महंगाई है, चाहे बेरोज़गारी है, चाहे गुर्बत है या दूसरे इश्यूज़ हैं, वो इतना बड़ा फेलियर है कि वो जो फैसला साजी जहाँ होती है उनके लिए भी बहुत मायूस कुन है। उस्मान बुज़दार इज़ नॉट एन इंस्पिरेशनल लीडर बाय एनी काउंट। हमारे कुछ आखिरी लम्हात हैं, मैंने कहा ये मौका लेते हुए आपसे ये भी पूछ लूं कि एक हदफ था आपका कि इस्टेब्लिशमेंट को सियासत से बाहर किया जाए, कि उनका जो असर रसूख है कि कौन इलेक्शन जीतेगा या नहीं जीतेगा ये गैर आईनी अमल है और इसको रोका जाए। आपके ख्याल से आज आप उस हदफ के करीब आए हैं या दूर चले गए हैं, किधर खड़े हैं और इसकी मंजिल कब और कहाँ है? एक तो ये वक्त बताएगा, लेकिन जब हम बात करते हैं हैदर, तो जाहिर सी बात है हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, पाकिस्तान की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के हवाले से बात करते हैं। तो जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो बड़े आसानी से हम कहते हैं कि 2002 में क्या हुआ था। खैर उस वक्त तो परवाह भी नहीं करते थे। जनरल मुशर्रफ टीवी पर इंटरव्यू देखते हुए कहते थे कि इमरान खान ने मेरे से 90 से 100 सीटें मांगी थी और मैंने उनको 8 से 10 सीटें दी थी। तो अगर मुल्क की तारीख इतनी ख़राब हो कि जिसमें लीडर ये भी ना शर्माए कि वो जो कर रहे थे इलेक्शन के हवाले से उसको बरमला इजहार, एक संजीदा शख्स को इंटरव्यू में भी इजहार भी करते साहब और मुशर्रफ की तनकीद कर पाते हैं, आपके ख्याल से उस हिस्ट्री से हम कुछ सीख रहे हैं या वो एक महज गॉसिप है कि आज जो हम कुछ बातें पुरानी कर भी पाते हैं? Do you think they're influencing today and the future of Pakistan politics, or they're just talk? That is why, as an opposition leader, as an opposition political party and a mainstream party, one of the largest parties in the country, ये हमारा हक भी बनता है और फ़र्ज़ भी होता है कि हम उन चीज़ों की निशानदेही करें जो पाकिस्तान की तारीख़ में शदीद कमज़ोरी रही है। इस पर कोई फ़ख्र नहीं कर सकता, ना कोई मिलिट्री लीडर फ़ख्र कर सकता है, ना ही कोई इंडिपेंडेंट शख्स फ़ख्र कर सकता है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर साहब, एक बहुत सिग्निफिकेंट लीडर और स्पोक्स पर्सन फॉर मरियम नवाज एंड नवाज शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। न्याजी साहब इससे पहले हमें ज्वाइन कर रहे थे, उनका शुक्रिया। नाज़रीन आपका शुक्रिया देखने का। कुछ कहना चाहें तो मेरे ट्विटर पेज पे आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। इंशाल्लाह अगले जुम्मे की शाम 7:05 पे फिर मिलेंगे।